दिखाया था उन्होंने? हाँ अरुण सर थे वहाँ पर? हाँ उन्होंने दिखाया। एक वो एसआर भी थे साथ, वो भी थे, दोनों ही थे। आईएएफ में बहुत लोग गए हैं। ओके अरुण सर ही तो नहीं वो एसआर थे। तो फुल बॉडी ऑटोप्सी बताई थी कि पूरा बताया था? जितना करते हैं हम लोग उतना ही दिखा दिया, करते थे। फ्रॉम नेक्स्ट आधे घंटे में 3 केस दिखा दिया है। इसमें क्या फाइंडिंग है क्या वगैरह ऐसे बताया, ऑटोप्सी कैसे करते हैं वो नहीं बताया। हेड एंड नेक नहीं कवर किया था ना? सब किया था, हेड भी दिखाया है, नेक बियॉन्ड द फाइंडिंग्स नथिंग वाज लाइक बियॉन्ड द एक्सपोज तो फुल बॉडी का ही है। नहीं हेड एंड नेक किया था। नेक भी निकाला था, हेड पार्ट में ब्रेन वगैरह सब कुछ खोला था, पूरा स्कल वगैरह। बट हाँ दैट इज हेड एंड नेक। हम बाकी उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना उस तरीके से तो नहीं नो किया। मुझे ये बोला गया था कि अभी परसों मेरे को बताया गया कि सर आप फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी का ले लीजिए बिकॉज दिस इज नोबडी सीज इन दिस ऑटोप्सी। असल में हुआ ये क्यों हम लोग को बोला गया कि जब आप लोग ऑटोप्सी करते हैं तो फॉर्म भरते हैं ना उसमें। तो कई बार क्या हुआ था कि ऐसे 2-3 केसेस हुए थे जहाँ कोर्ट में ये पूछा गया कि ओरल फाइंडिंग्स क्या थी। तो उसमें जिस डॉक्टर ने भी जहाँ भी किया था तो उसको बुलाया गया, तो उससे पूछा गया था। वहाँ जो वकील रहता है जो, उसने पूछा था कि हाँ आपने ओरल फाइंडिंग्स क्या देखी, हम कैसे बोल रहे हैं कि ही इज अ क्रिमिनल, है कि नहीं। तो तब से ये हो गया है अभी 3-4 साल से कि फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी को भी ऐड किया जाए ताकि जो डॉक्टर कर रहा है he or she should write the full details from the head till toe, है ना। अब जिसमें से ओरल पार्ट नहीं सर बाकी तो उसमें ये था कि ड्यूरिंग ऑटोप्सी, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑटोप्सी में ही, कभी कभी क्या होता है कि जो लाइव केसेस होते हैं उसमें भी ओरल एग्जामिनेशन करना पड़ता है ना। जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का आ गया केस, है ना, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस आया तो उसमें भी ओरल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। लेबर डिपार्टमेंट में भी होता है ना, लेबर डिपार्टमेंट में भी होता लेबर डिपार्टमेंट में भी होता है। गुड। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी पॉइंट हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओरल फाइंडिंग्स। आप जब ओरल फाइंडिंग्स जो होती है उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि दिस इज द रियल केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस और ये बनाया गया है कि नहीं। एक जैसे इधर मैं गया था अभी लास्ट टाइम ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ एक केस आया था। तो वहाँ पर जो मदर थी वो अपनी बच्ची को, उसकी बच्ची 8 साल की थी, तो उसको मारती थी जबरदस्ती, है ना, उसको मारती थी। एंड शी यूज्ड टू इंसर्ट द यूटेंसिल इन हर माउथ, मतलब खाना खिलाने के लिए उसको जबरदस्ती चमचा घुसोड़ देती थी मुंह में। तो उसके यहाँ पर कॉमिशोर्स पे लीजन्स थे, है कि नहीं। तो फिर वो क्या करती थी, हर महीने वो ऐसे ही करती थी टू सीक द अटेंशन, और फिर उसके बाद क्या करती थी, डॉक्टर के पास चली जाती और बोलती थी देखिए इसको चोट लग गई है, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। ये बहुत शैतान बच्ची, कभी मुंह में चोट लगा लेती, कभी यहाँ लगा लेती, कभी वहाँ लगा लेती। तो 3-4 बार जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने फिर जब वो आई 4th टाइम, तो डॉक्टर ने पुलिस को बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि ये केस तो उसका है, ये लीगल इशू है, ये आप आके देखिए। उसके बाद जब पूरी तरीके से देखा गया, उसको फिर भेजा गया कहाँ पर, कौन से डिपार्टमेंट में, साइकियाट्रिस्ट। जब वहां गया तो उसको कौन सा सिंड्रोम निकला, मैनचौस। तो इसीलिए
एग्जामिनेशन इज मस्ट। आप लोग को जब ऑटोप्सी करते हैं तो उस वक्त ओरल एग्जामिनेशन जरूर करिए, या चाहे ऑटोप्सी नहीं कर रहे हैं तब भी अगर कोई लाइव केस आ रहा है तो दूसरा ओरल एग्जामिनेशन जरूर करिए। दूसरा एक सिंड्रोम और होता है, मैं हिंट दूंगा, अगर आपको पता है तो बताइएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे अभी भी गांव में प्रथा है कि लड़की हो गई तो उसको या तो छोड़ आते हैं अनाथ आश्रम या उसको मार देते हैं। अब मारेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, जहर दे नहीं सकते, है ना, तब भी लीगल इशू हो जाएगा। सो व्हाट दे डू? ऐसा राजस्थान में होता है, या तो नमक में या फिर दूध में डुबा देते हैं बच्चे को। शेक बेबी सिंड्रोम। गुड। शेकन बेबी सिंड्रोम होता है। बेबी सिंड्रोम। क्या करते हैं उसमें बच्ची को पकड़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उसको ऐसे हिलाते हैं, तो विपलैश पैटर्न में उसका सर जल्दी जल्दी हिलता है। जब हिलता है तो उसकी वजह से ब्रेन में क्या हो जाएगा, काउंटर पुट इंजरी होगी, जिसकी वजह से बच्चा मर जाता है। सो दिस इज, ये भी एक नया तरीका आ गया है कि नहीं। तो अब बात करते हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज की। तो चाइल्ड अब्यूज 3 टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो सकता है फिजिकल, एक हो सकता है क्या, मेंटल। मेंटल गजब हो जाएगा फिर। एक हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया सेक्सुअल, तीसरा हो गया निग्लेक्ट। इसके अलावा तो और कोई है कि नहीं? तो फिजिकल में क्या क्या होगा, जैसे मैंने बताया, चाहे उसको मारा जाए, है ना, चाहे पटका जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, फिजिकली कोई भी हार्म करे किसी भी चीज से, है ना। लेकिन अगर इफ वी सी द ओरल एस्पेक्ट, तब क्या होगा, तब उसको कैसे बोलेंगे कि दिस इज द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल अब्यूज? कैसे पता लगाएंगे? जैसे बच्चे ने मुंह खोला आपके सामने, आपने बोला कि हाँ, उसको अलग ले गए, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर उसके साथ रखा और उससे बोला कि बेटा अपना मुंह खोलो, हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं क्या है। तो आप कैसे देखेंगे कि दिस इज द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल अब्यूज, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज और अ नेग्लेक्ट केस? क्या देखेंगे, क्या दिखाई पड़ेगा? अब्रेजन हो सकते हैं, स्कार मार्क हो सकते हैं, और डिफरेंट रिलेशन, माइंड रिलेशन, और प्लीज डरिए नहीं, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं डिस्कशन करने आया हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं डिस्कशन करता हूँ। इवन मैं बीएससी की भी क्लास लेने जाता हूँ फोरेंसिक साइंस की, तो वहाँ बच्चों से कहता हूँ बेटा जो मेरे को तुमको लगे गलत हो तुरंत मेरे को टोक देना। प्लीज ऐसा कुछ नहीं है सर, दांत टूटे हुए हो सकते हैं। हाँ गुड। और टंग बाइट मिलेगा, टंग बाइट हो सकता है, और पैचिंग रेजेस। अच्छा, अगर लिप्स को देखेंगे तो लिप्स के कैसे पहचानेंगे कि दिस इज द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल इंजरी या फिजिकल अब्यूज? तभी तो आपको शक होगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। सर फ्रेंडम अंदर होता है, फ्रेंडम हाँ, फ्रेंडुलम है। अंदर ऑपरेशन होगा। डिफॉर्मेशन होता है सर। लिप्स पे क्या क्या हो सकता है? स्वेलिंग होता है। लिप्स पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्कार्स हो सकते हैं, कट मार्क्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? डिफॉर्मिटी हो ट्रॉमा की वजह से तो डिफॉर्मिटी होगी, जी सर। ट्रॉमा की वजह से तो होगी, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। फिर बर्न के मार्क्स हो सकते हैं, है कि नहीं? बर्न मार्क्स हो सकते हैं। फिर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हीलिंग। कोई अगर ट्रॉमा हुआ है या किसी ने किया है तो उसके हीलिंग हो रही होगी या हीलिंग फेज पे होगा। अगर विद इन 2 वीक्स के अंदर अगर आ गया है तो हीलिंग होती है ना। 7 to 14 डेज में हीलिंग होती है कि नहीं होती है? क्या हो गया भाई, खाना खा ले? हाँ,
पता चला मनी मन सब गाली दे रहे नहीं तो हीलिंग अगर 7 to 14 डेज के बीच में आ गया तो हीलिंग प्रोसेस भी दिखाई देगा उसमें, है ना। तो ये सब चीजें, तो अगर लिप्स पे दिखाई दे रहा है तो तुरंत उसे खोलिए, मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोलेगा, अब मुंह के अंदर सबसे पहले आप क्या देखते हैं? टीथ। सो इफ द चाइल्ड, अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है तो किस एज तक आप चाइल्ड मानेंगे उसको अकॉर्डिंग टू कोर्ट? 15 सर ऐसा 17 साल 18 ईयर्स का हो गया, ही इज द एडल्ट। less than अरे पॉस्को एक्ट पढ़ा है, One day less than 18. लेस देन 18 है। पॉस्को एक्ट जो 2012 में निकला था। अरे कब निकला था? 2012 में निकला था। तो लास्ट ईयर 23 में दिसंबर 23 में उसमें मॉडिफिकेशन किया गया पॉस्को एक्ट में कि द चाइल्ड लेस देन 18 years of age will be considered under this act। ये पढ़ लीजिएगा पॉस्को एक्ट का। सर पॉक्सो नहीं बोला जाता है, इट इज द पॉस्को एक्ट। यही सब लोग गलत करते हैं। द रियल टर्मिनोलॉजी POSCO। यहाँ तो सर पॉक्सो लिखा हैं? पॉक्सो ही बोल रहे हैं। नहीं प्लीज ये मत बोलिएगा। वी ऑल आर। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, कोई बोले चाहे कुछ भी, हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। वी हैव अडॉप्टेड अ मेडिकल डिग्री। तो हमें बीमारियों से और टर्मिनोलॉजी से खेलना आना चाहिए। सर लेकिन टर्म तो POCSO ही है। नहीं POCSO ही आ रहा है। POSCO है मैम। आप उसकी किताब निकालिए। Prevention of children against sexual whatever. इट इज नॉट प्रिवेंशन, offenses. इट इज प्रोटेक्शन। Protection of children against sexual offenses. आप अच्छा जो उसमें देखिएगा कोर्ट का जो है ना हाँ, सर, मैं ऑर्डर, तो उसमें पॉस्को एक्ट है। इट इज रिटन, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इज इट पॉक्सो और पॉस्को। इट इज पॉस्को, क्योंकि मेरे पास भी अब वो मैं लाया नहीं तो मैं ले आता। वो कोर्ट का जो है ऑर्डर, जिसमें 2010 में जब ये निकला था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से, तब जो निकला था तो दैट इज पॉस्को। आप एक बार और चेक करिए। तो पॉस्को एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये बोला गया जो 18 ईयर से कम है उनको इस एक्ट में लाया जाएगा। ठीक है। अब हाँ कहाँ पर थे? मुंह खोले। तो जब आपने किसी बच्चे को बोला कि बेटा मुंह खोलो, या ऑटोप्सी करते वक्त आपने जो उसका मुंह खोला, तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, एक तो ग्लव जरूर पहन लीजिएगा। दूसरा, हाथ से प्लीज मत खोलिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट्स बॉडी के जो होते हैं ग्लव्स पे भी रहते हैं। तो पता चला DNA के लिए गया, हाँ पैसा आ गया, खुद ही खड़े कोर्ट में। मैं तो कर रहा था पॉस्को एक्ट वाला, अपने ऊपर ही लग गया। क्योंकि ये चीज होती है, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग कई चीज ये सब 2-3 केसेस में देख चुके हैं। डॉक्टर बेचारे फंस गए, लेडी डॉक्टर थी वो बेचारी फंस गई। और कोर्ट के बाद कोर्ट गए थे लंच पे, फोन करें तो सर बताइए क्या करें। तो मैंने कहा मैडम आपने किया क्या था, हमको ये तो बताइए। तो बोले कि सर मैं कर रही थी और वो रात में 12 बजे फ़ोन आया, तो 12 बजे हम लोगों ने ऑटोप्सी करी, ऐसा ऐसा केस हो गया। पूछा हम लोग ने, कहा मैडम आपने ग्लव्स पहना था? नहीं सर। हमने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तब तो मैम आएगा ही, बोल दीजिएगा कोर्ट पे कि नहीं पहना। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी, डांटी तो पड़ेगी, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहली चीज़ ग्लव्स जरूर पहनिएगा। अब आजकल जो ग्लव्स आ गए हैं नॉन टीयरेबल, है ना, ब्लू या ग्रीन कलर के होते हैं, हैं? हाँ, अरे वो 3 कलर में भी आते हैं, हमारे लैब में भी रखे हुए हैं। तो उस केस में पहन लीजिएगा। दूसरी चीज, एक डिवाइस आता है जिसे कहते हैं हीस्टर, HEISTER।
हिस्टर एक डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू ओपन द माउथ। पहले ये स्टील का आता था लेकिन अब प्लास्टिक का भी आने लगा है ना। तो 2-3 कंपनियां हैं जो करती हैं। तो अगर आपको वहाँ पर नहीं है तो अगर अब ये कोर्ट ने एडमिसिबल कर दिया है कि अगर आप जहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पर आप कर रहे हैं ऑटोप्सी और वहाँ पर अगर सुविधा नहीं है किसी डेंटल सर्जन की, तो आप प्राइवेटली बुला सकते हैं किसी भी डेंटल सर्जन को, है ना। आप हैं, हाँ, उसको किसी भी डेंटल सर्जन को आप प्राइवेटली बुला के उससे कह सकते हैं कि भाई तू हमारे सामने आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, ओरल एग्जामिनेशन। दिस इज परमिसिबल बाय कोर्ट नाउ, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स में डेंटल का विंग नहीं होता है ना, सारे सरकारी उसमें हॉस्पिटल्स में। तो अगर ऐसा है तो आप बुला सकते हैं, उससे बोल दीजिए भैया पूरा डेंटल एग्जामिनेशन कर दो, बट इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ यू। जो भी ऑटोप्सी कर रहा है सर्जन, उनके प्रेजेंस में होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द प्राइवेट, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट। तो वो जो बताता जाए आप लिखते जाइए। और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। उसके लिए कुछ बजट का प्रावधान होगा? कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं देना है उसको, बस बुला लीजिएगा। पोस्टमार्टम सुन के वो वैसे ही नहीं आएगा। हैं क्या हो गया? वो तो हमारे गवर्नमेंट का टीम नहीं है, तो उससे क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आप आइए, उसको बुलाइए, बोलिए भैया डेंटल एग्जामिनेशन करना है, दिस इज द केस, आप उसको पूरा बताइए। इफ ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड, कॉल अनदर वन। अरे उनको तो बताना ही पड़ेगा, प्रॉपर चैनल ही जाना है। हाँ, उनको तो बताना ही पड़ेगा कि सर हमारे यहाँ ये है नहीं, लेकिन ओरल एग्जामिनेशन करना है, तो बुला लीजिए। तो उसका तो he will call- वगैरह भी कराना होगा। हैं? जो हमारे पास डेंटिस्ट आएंगे ना, वो कॉल करेंगे, तो सिग्नेचर भी कराना होगा। उससे सिग्नेचर करा लीजिएगा, काउंटर सिग्नेचर आप ही को करना है। तभी तो मैंने पहले भी ये लाइन बोल दी थी कि आप इन प्रेजेंस ऑफ यू, मतलब आपके प्रेजेंस में होना चाहिए ये चीज, है ना। अगर नीचे बैठा हुआ है वो खाली, आप ही के वहाँ अगर हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, खाली बैठा है, तो उसको बुला लीजिए फोन करके, भैया आ जाओ, कुछ काम ही कर लो। तो जब मुंह खोलेंगे तो ये सब चीजें हो गई। चलिए, तो जब सबसे पहली नजर दांत पे जाएगी, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करना है, पहले दांत गिन लीजिए। अगर चाइल्ड है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा 8 से 12 साल की उम्र का है, तो दैट इज द मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है। उसमें परमानेंट और डेसिडुअस टीथ, यानी दूध के दांत और परमानेंट टीथ दोनों प्रेजेंट होंगे। तो उसको देख के ये मत, और सारे दांत आगे आड़े तिरछे होंगे, आगे पीछे। तो प्लीज उसको देख के ये मत बोल दीजिएगा कि हाँ फिजिकल अब्यूज हुआ है इसलिए उसके दांत आगे पीछे हो गए थे, ये मत बोलिएगा। बिकॉज दिस पीरियड, अगर 8 से 12 साल का बच्चा है, तो दैट इज दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड और अगली डकलिंग स्टेज। ठीक है, अगली डकलिंग स्टेज, अगली तो अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं या मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड स्टेज कहते हैं। तो इसमें जो दांत होते हैं वो आड़े तिरछे होते हैं, कुछ निकल रहे होते हैं, कुछ निकल चुके होते हैं, कुछ ढीले होते हैं। तो इस बीच में है, तो प्लीज उसको पहले ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप दांत गिन लीजिए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, अगर एक एक्सट्रैक्टेड टूथ में और एक ट्रॉमेटाइज्ड टूथ में डिफरेंस होता है ना। दूसरी चीज आप ये देखें कि कोई, फिर पहले दांत गिन लिया, उसके बाद देख लीजिए कि मिसिंग टीथ तो नहीं है कोई, है ना, मिसिंग टीथ तो नहीं। अब मिसिंग टीथ कई तरीके से हो सकता है, या तो वो अपने आप गिर गया ड्यू टू द एज ऑफ द चाइल्ड, अपने आप गिर गया। दूसरा क्या हुआ कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो दांत निकाला गया, यानी दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टेड टूथ या एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा है ट्रॉमा की वजह से, है ना, जैसे उसको फिजिकल ट्रॉमा हुआ, किसी ने मारा, दांत फ्रैक्चर हो गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता।
किसी ने मारा, बच्चे का दांत तो दूध का दांत तो वैसे ही कमजोर होते हैं, तो वो उस पर ट्रॉमा हो गया, तो ट्रॉमा की वजह से वो फ्रैक्चर हो गया या एवल्स्ड हो गया, खून निकला, दांत भी उसके साथ बाहर आ गया, हड्डी टूटी और बाहर आ गई, दांत ऐसे लटका है। डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं? सो देयर इज अ डिफरेंस। एक्सट्रैक्टिव टूथ जब होगा तो सॉकेट जो होता है, टूथ सॉकेट, वो बहुत प्रॉपरली वैसे का वैसे ही रहेगा, उसी शेप में। देयर विल बी अ साइन ऑफ हीलिंग, है ना? ग्रैनुलोमा पता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू इन अ एक्सट्रैक्शन सॉकेट। लेकिन अगर ट्रॉमा है, किसी ने मारा है और टीथ एवल्स्ड हो गया, तो देयर विल बी फर्स्ट क्या होगा, ट्रॉमा की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, सॉकेट टूटा होगा, देयर विल बी फ्रैक्चर्ड सॉकेट, सॉकेट जो होगा फ्रैक्चर्ड होगा, दांत जो होगा वो बाहर निकल के ऐसे हिल रहा होगा, और देयर विल बी पेन, पेन बहुत होगा बच्चे को, है कि नहीं? पेन होगा और स्वेलिंग होगी उसको, तो ये सब चीजें ट्रॉमा में होती। या अगर दांत में कह रहा हूँ नहीं भी निकला है, तो अगर फ्रैक्चर्ड है तो क्राउन एरिया जो होता है, टूथ का जो क्राउन पार्ट होता है वो फ्रैक्चर होगा, ठीक है? दो पार्ट होते हैं टीथ के, क्राउन और रूट, और बीच में तीसरा पार्ट होता है, दैट इज नोन एज नेक, जिसे सर्वाइकल एरिया कहते हैं। तो दांत जो होता है सर्वाइकल एरिया से सबसे कमजोर होता है, तो अगर किसी को मारेंगे तो सबसे पहले सर्वाइकल एरिया से क्या होता है, क्राउन तुरंत फ्रैक्चर होकर अलग हो जाएगा, तो अंदर खाली रूट बचेगी, है ना? तो वो भी देखना है कि अगर रूट नीचे बची है तो दैट इज नोन एज रूट स्टम्प, रूट स्टम्प बचे हैं, वो देख लिया तो पता चल गया कि हाँ दिस इज कंफर्म द फिजिकल अब्यूज केस, ठीक है? दांत का हो गया, ऊपर नीचे दांत, मैक्सिलरी टीथ है, मैंडिबुलर टीथ। फिर क्या देखेंगे, फिर सॉफ्ट टिश्यूज देखेंगे। सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा सॉफ्ट टिश्यू में, लिप्स के अंदर जिंजाइवा, गम्स देखिए, गम्स कहीं तो गम्स देखिएगा, तो गम्स क्या होगा, एक होता है डिजीज्ड गम्स, जिसे लेमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पायरिया, है ना? बट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, है ना? पेरियो इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरियोडोंशियम इज नोन एज पेरियोडोंटाइटिस। तो उसमें और ट्रॉमा में फर्क है। इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन, यानी अगर पेरियोडोंटाइटिस है या पायरिया है ना, तो इन्फ्लेमेशन जो दिखेगा बिल्कुल जिस तरीके का जिंजाइवा का शेप होता है उसी तरीके का इन्फ्लेमेशन भी होगा। देयर विल बी जो मार्जिनल जिंजाइवा यानी जो गम्स का पार्ट टीथ से अटैच्ड होता है ना, वो रोल्ड आउट होगा, रेडनेस होगी और रोल्ड आउट होगा, ठीक है, फूला हुआ दिखेगा। लेकिन अगर फिजिकल ट्रॉमा होगा तो वो टॉर्न हो जाएगा, यानी वो फट जाएगा है ना, वो फट जाएगा और अंदर से बोन एक्सपोज हो जाएगी। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज क्या देखेंगे, फ्रेनम्स। फ्रेनम्स देखेंगे तो फ्रेनम एक ये हो गया, ये लगा हुआ है, तो ये वाला, तो इसे क्या कहते हैं, लेबियल फ्रेनम। एक फ्रेनम यहाँ होता है अंदर गाल के पास, उसको क्या कहते हैं, बक्कल फ्रेनम। तो लेबियल फ्रेनम चेक करना है, बक्कल फ्रेनम चेक करना है। तो अगर ट्रॉमा होगा तो फ्रेनम्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, दे विल बी टॉर्न अपार्ट, ठीक है। फिर टंग देखेंगे, टंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कट मार्क तो नहीं है, कहीं से कोई फटा हुआ तो नहीं है, या टॉर्न अपार्ट तो नहीं है, या टीथ के मार्क्स तो नहीं है टंग में,
ये देखना पड़ेगा। एक डेफिशिएंसी होती है जिसमें टंग की लैटरल बॉर्डर पे टीथ के मार्क्स आ जाते हैं। कौन सी डेफिशिएंसी से होते हैं? विटामिन B12। इसको क्या कहते हैं? अरे मिगेलो ब्लास्टिक है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। विटामिन B12 डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? अरे परनीशियस एनीमिया, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ द टंग। तो टंग जो क्या होती है ना, रेस्ट करती है इनर पार्ट ऑफ द टीथ पे, तो उसकी वजह से दांत के शेप बन जाएंगे। तो दैट इज नॉट एन एबनॉर्मेलिटी, मतलब उसको फिजिकल अब्यूज में मत लीजिएगा। अगर फिजिकल अब्यूज होगा तो वो किसी एक एरिया पे टंग के प्रेजेंट होगा, है ना, पूरे एरिया में बराबर से दांत नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ क्योंकि डिजीज और जो क्राइम है या कुछ भी है, असॉल्ट केसेस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नहीं हो कि बच्चे ने मुंह खोला उसके दांत के नहीं मारे जाओ बेटा तुम आज। तो ये नहीं बोल दीजिएगा, पुलिस को मत बुला लीजिएगा जबरदस्ती। तो ये सब चीजें हो गई फिजिकल उसमें। अब मेन जो चीज है दैट इज नोन एज सेक्सुअल असॉल्ट। अब उसमें क्या करें, उसमें कैसे देखेंगे? व्हाट यू विल फाइंड इनसाइड द माउथ, कैसे पता करेंगे? अगर कोई बच्चा आया है आपके पास एंड इफ ही इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, तो क्या चीज उसको देखते ही आप बोल देंगे कि हाँ ही हैज बीन अंडरगॉन सेक्सुअल असॉल्ट? कोई एनी हिंट? हो सकता है, पर और अगर इंजरी नहीं हुई है सर तो क्या ऐसी कौन सी चीज देख लेंगे जिससे आप पता कर लेंगे? अगर मेडिकल कंसेप्ट में देखा जाए तो, अगर डॉक्टर आपने देखा कोई आया है? अरे भाई एक हिंट दूं, इन्फेक्शन हो सकता है किसी चीज का। अरे सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है भाई? कैंडिडियासिस तो चलिए वो होगा बाद में, लेकिन और कौन सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है? नहीं, सब जगह जा रहे हैं लेकिन वो उस पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो मेन चीज है। अच्छा, एक बीमारी होती है इसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है और वाइट होता है या पैपिलोमा। वो किससे होता है? HPV से भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फिर सिफिलिस और क्या कहते हैं, सिफिलिस इन्फेक्शन हो गया, गोनोरियल इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हुई, वो तो बाद में आएगी। वो तो जब आप सिफिलिटिक अल्सर होगा या उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे तब आएगा ना वो। आपने बच्चे का मुंह खोला और जरा पैपिलोमेटस ग्रोथ हुई तो दैट मीन्स व्हाट? जरूरी नहीं कि सब में, जैसे आपने बोला सर सीमेन के नहीं में सब में नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, क्लिनिक्स में बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं कि पेरेंट्स लेके आते हैं, कहते हैं कि ये देखिए इससे क्या हो गई, ग्रोथ आ गई है होंठ पे। आपने देखा था अरे नहीं ये तो पैपिलोमेटस ग्रोथ है, दैट इज स्क्वामस पैपिलोमा। तो दैट मीन्स ही हैज अंडरगॉन सम प्रॉब्लम एंड he has acquired a HPV infection.
है ना। हालांकि इसमें अगर देखिए दो चीजें हो सकती हैं, अगर पुलिस के द्वारा लाया हुआ बच्चा और पेरेंट्स के द्वारा लाया हुआ बच्चा, दोनों में डिफरेंस है। पुलिस का लाया हुआ है तो वो तो आप तो देखेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स लाए हैं सो बी श्योर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कंजेनाइटल HIV इन्फेक्शन, बिकॉज HIV इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मदर टू चाइल्ड ऑल्सो। होता है कि नहीं होता? नहीं होता है कि नहीं? कौन से मोड होते हैं HIV ट्रांसफर? Mother to child, blood borne, blood to blood, then injections and Vertical sexual transmissions. तीन होते हैं मेन। फर्स्ट इज सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या IV ड्रग यूजर, तीसरा क्या हो गया? मदर टू चाइल्ड। तो अगर पेरेंट्स के थ्रू आया है बच्चा तो प्लीज कंफर्म कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक पेरेंट्स को रहा हो, है कि नहीं। तो इसीलिए अब आजकल सब जगह वो कराने लगे हैं ना HIV, है ना, हाँ किड्स से HIV इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन और सब कराने लगे हैं। तो वो जरूर करा लीजिएगा अगर पेरेंट्स लेके आए। ब्रॉड बाय पुलिस तो चलिए ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग इशू, वी कैन उसका देख के आप बता देंगे कि हाँ ये तो सेक्सुअल ऑफेंस है। दूसरे ही और क्या देखेंगे, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ अल्सर, तो सबसे पहला कहा जाएगा सिफिलिटिक अल्सर। तो सिफिलिटिक अल्सर अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? चैंकर बोलते हैं। तो सिफिलिटिक अल्सर है वो होगा। और क्या क्या दिखेगा सेक्सुअल ऑफेंस में? प्रेग्नेंट की इंजरी भी उसमें है क्या मैम? सब लेवल सब प्रेग्नेंट की इंजरी। हाँ प्रेग्नेंट की इंजरी भी होगी, बट और क्या, जैसे आपने इंस्पेक्शन जब कर रहे हैं ओरल कैविटी का तब क्या देखेंगे? अल्सर दिख गए आपको, पैपिलोमेटस ग्रोथ दिख गई। ये और? सब क्रॉनिक कंडीशन है, ये तो एक दिन में तो होगा नहीं। अच्छा बताऊंगा, एक दिन की बात नहीं मैम, एक दिन वाला जो होगा अगर तुरंत आया होगा ना तो एक दिन वाले में क्या क्या दिखेगा आपको? एक दिन वाले में आपको पेटिकियल हैमरेजेस दिखेंगे, ठीक है। और कहाँ दिखेंगे? किस एरिया ऑफ नो, एट द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, वहां पर पेटिकियल हैमरेजेस दिखेंगे। फिर और कहाँ दिखेगा हैमरेज? इन द बक्कल म्यूकोसा, गाल में अंदर की तरफ, ठीक। देन फाइब्रोमेटस ग्रोथ दिखेगी, अगर एक दिन का आएगा वो तुरंत डेवलप होती है। फाइब्रस ग्रोथ होती है बिकॉज द most common sexual assault in the case of child is the oral sex. This is the most common sexual assault. तो अगर एक दिन का है तो सबसे पहले आपको पेटिकल हैमरेजेस दिखेंगे इन द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। दूसरा बक्कल म्यूकोसा में आइदर लेफ्ट और राइट व्हाटएवर वो दिखेगा। जिस साइड किया होगा उस साइड फाइब्रोमेटस ग्रोथ दिखेगी, है ना, चीक ऑन द बक्कल म्यूकोसा। देन you will see a inflammation of the oral cavity अगर एक दिन का होगा। तो
मैंने दूसरी चीज लिखवाई थी, बताया था फाइब्रोमैटस ग्रोथ, ये कैसे होगी? पैटिकल हेमरेज तो समझ में आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेशर, लेकिन फाइब्रोमैटस ग्रोथ कैसे होगी? दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड फ्रिक्शन between the cheeks and the oral mucosa. Between the cheeks and the oral mucosa, or teeth and the oral mucosa of the cheek. तो ये फ्रिक्शनल मतलब जो फाइब्रोमैटस ग्रोथ है दैट इज ड्यू टू अ फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी और क्या लिखेगा? देयर विल बी स्वेलिंग इन द टंग। और क्या लिखेगा फेस पे? देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ, बहुत कॉमनेस्ट चीज है, देखिए इसलिए मैंने ये खोपड़ी लगाई है। ये क्या हो गया? अरे बाप रे, छूने वाला है। ये जो दांत है, अरे अलाइनमेंट, डेंटिस्ट्री, माय गॉड। अरे ये तो हम लोग का काम मत करिए, दांत का अलाइनमेंट हम लोग कर लेंगे। बाइट मार्क्स, प्रेजेंस ऑफ बाइट मार्क्स, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ बाइट मार्क्स। फिर बच्चे के चेहरे पे या हाथ पे, तो बाइट मार्क्स का कॉमनेस्ट साइट कौन कौन से हैं? कॉमनेस्ट चीक्स, ठीक। दूसरा नेक, तीसरा शोल्डर, चौथा चेस्ट या ब्रेस्ट रीजन, पांचवा वेस्ट रीजन, छठा इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, सातवां बैक। So these are the commonest places where you can find the bite mark. तो अच्छा, दूसरी चीज, अगर बाइट मार्क्स का भी केस आया तो आप कैसे पहचानेंगे कि दिस इज अ ह्यूमन बाइट मार्क और अ एनिमल बाइट मार्क? पैटर्न ऑफ टीथ। सर यू शेप का आज तो हम लोग कर लिए। द आर्च इज आइदर यू शेप और असल में क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप अपने आप को जोर से मत काट लीजिएगा, हल्का सा काटेंगे तो ये देखिए बाइट मार्क्स आ जाएगी, करके देख लीजिए। अभी बाइट मार्क्स आए, तो ह्यूमन बाइट मार्क्स जो होते हैं, सर प्लीज सर ऐसे मत सोइए, आप सीधे बैठ के सो जाइए। सर आप ही से कह रहे हैं, सर सीधे बैठ के सो जाइए, ऐसे मत सोइए। तो ह्यूमन बाइट मार्क्स जो होंगे, दे विल बी आइदर ओवल शेप और सर्कुलर इन शेप। लेकिन अगर एनिमल बाइट मार्क होगा तो दे विल बी वी शेप, वी शेप के होंगे। दूसरा, जो एनिमल बाइट मार्क होंगे, दे विल बी पियर्सिंग बाइट मार्क। जब कोई जानवर काटेगा तो मांस के अंदर अपने दांत गड़ा देगा पूरी तरह, है कि नहीं? पियर्सिंग बाइट मार्क्स होते हैं, जबकि ह्यूमन के बाइट मार्क्स जो होते हैं वो पियर्सिंग नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, ह्यूमन के जो बाइट मार्क्स होते हैं, देयर इज अ पैटर्न। जैसे हमारी आगे के दांत है, ये कौन से हैं? इंसाइजर।
इसके बगल में लैटरल इंसाइजर्स, फिर कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। डेंटल फॉर्मल सबको मालूम है, ICPMM है कि इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, देन मोलर। तो जो इंसाइजर्स होते हैं, अगर उसके बाइट मार्क्स जो होंगे दे विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। इंसाइजर्स की जो बाइट मार्क्स होगा, करके देख लीजिए, जब आप करेंगे जैसे मेरे बने तो दूर से तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। देखिए मैं ऊपर पे दांत है, तो दिस इज इंसाइजर्स, सो दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप। इंसाइजर्स के जो बाइट मार्क्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। कैनाइन का क्या होगा? कोनिकल होगा, बिकॉज कैनाइन जो होता है कोनिकल टीथ होता है, तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कस्पिड, यानी एक कस्प होता है, इसलिए उसको कस्पिड कहते हैं। तो दैट इज कोनिकल इन शेप। और दूसरी चीज, बाइट मार्क्स अगर किसी के ऊपर प्रेजेंट हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होगा वो इंसाइजर्स और कैनाइन्स के ही प्रेजेंट होंगे। प्री मोलर्स और मोलर्स के नहीं प्रेजेंट होते हैं जल्दी, अनटिल अनलेस किसी ने पूरा की पूरा ग्रैब ना कर लिया हो कोई भी बॉडी पार्ट। हमेशा जब भी पाए जाएंगे तो इंसाइजर और कैनाइन्स के ज्यादा पाए जाते हैं। अब वो बाइट मार्क्स कैसे भी हो सकते हैं? अगर किसी ने रिस्ट्रेंट किया है ना, किसी ने जो रिस्ट्रेंट किया है बाइट मार्क्स को, तो कैसे होगा भाई? उसने किसी ने ऐसे पकड़ा, उसको दर्द हो, उसने ऐसे खींच लिया हाथ बाहर मुंह से, तो देयर विल बी लैसिरेशन। तो बाइट मार्क जो दांत के जो निशान होंगे वो वैसे ही लैसिरेटेड ही आएंगे। मतलब इंसाइजर्स का अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप में ही लैसिरेशन होगा। कैनाइन अगर कोनिकल शेप में है तो कोनिकल शेप में ही लैसिरेशन होगा, है कि नहीं? तो बाइट मार्क्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो जो जगह मैंने बताई थी वहां वहां चेक करना है कि बाइट मार्क्स हैं कि नहीं है, ठीक है? तो उससे आप पता कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज और क्या पता कर सकते हैं? अगर पता मान लीजिए कि बाइट मार्क्स तो ठीक हो जाएंगे थोड़े दिन में, 1 महीने बाद आया विक्टिम आपके पास, तो कैसे पता करेंगे? कार उसकी शेप का होगा ये। सर अभी जो आप पैपिलोमा और अलसर बता रहे थे उसके आगे तो सबसे बढ़िया चीज ये होती है, कीलोस्कोपी के बारे में सुना है? कीलोस्कोपी, लिप प्रिंट अब परमिसिबल हो गया कोर्ट में। लिप प्रिंट बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू द फिंगरप्रिंट। सब जगह आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि आजकल क्रिमिनल्स हम लोग से ज्यादा सोचते हैं, है ना? वो ग्लव्स पहन के बकायदा तैयार होकर तब आते हैं बाद में पीटने। तो उस केस में क्या है? तो उस केस में कहा जाता है कि फिर आप ढूंढिए लिप प्रिंट्स तो नहीं है। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि अगर देर में बच्चा कोई आता है या बाद में। अगर तुरंत आया कोई बच्चा सेक्सुअल असॉल्ट केस का, तो अगर उसके में बाइट मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो बॉडी पार्ट्स मैंने बताया अगर उसने आपने सब चेक किया नहीं मिल रहे, देन गो फॉर अ लिप प्रिंट्स मार्क। लिप प्रिंट्स मार्क जरूर मिलेंगे, बिकॉज ड्यूरिंग सेक्सुअल असॉल्ट सस्पेक्ट अपना लिप्स जरूर लगाएगा चाइल्ड के बॉडी सरफेस पे। तो उस वक्त क्या होता है, लेटेंट लिप प्रिंट्स आ जाते हैं बॉडी में। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है इनविजिबल लिप प्रिंट्स, है ना? इनविजिबल लिप प्रिंट्स, दैट इज नोन एज इन। हाँ सर अगर सपोज कर लीजिए सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हाँ। और घर वालों ने बच्चे को नहला दिया या कपड़े को करवा दिया, तो भी लिप प्रिंट्स मिल जाएंगे ना? लिप प्रिंट्स मिल जाते हैं, लेटेंट लिप प्रिंट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन लेटेंट लिप प्रिंट्स आप देखेंगे कैसे? वो तो हमने बोला कि इनविजिबल,
तो कैसे देखेंगे, है ना? तो उस कंडीशन में क्या होता है, डांटिए नहीं, बात करिए, इसलिए हम रुक गए। आप डांट दिए तो लिप प्रिंट्स देखने का भी होता है। एक सॉल्यूशन आपके वहाँ पता नहीं प्रोवाइड करें, इसको कहते हैं ल्यूमिनॉल सॉल्यूशन, है कि नहीं? ल्यूमिनॉल सॉल्यूशन जो होता है उससे लेटल प्रिंट्स लिए जाते हैं। अरे वो सीरियल आता था ना, CID. CID, कुछ तो गड़बड़ मेरा favorite serial था. असल में वो बहुत मतलब एंटरटेनिंग तो है ही, लेकिन उससे सीखने को बहुत मिलता है। जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सालुके, वो ऐसी ऐसी चीजें बताते थे, वो चीज फोरेंसिक साइंस में अब होने भी लगी है। वो इतना एडवांस बताते थे कि वो क्या बताए। और जैसे अगर आप लोग को इंटरेस्ट है कुछ थोड़ा बहुत एकेडमिकली, तो प्लीज आर्टिकल्स जरूर पढ़ा करिए, जर्नल्स। जैसे कभी खाली बैठे एक आध आर्टिकल अपना उठाया ऑनलाइन और उसको जरूर पढ़िए। जैसे रिसेंट एडवांसेस इन फोरेंसिक्स ऐसे टाइप करेंगे ना तो कई आर्टिकल्स आ जाएंगे। रिसेंट एडवांसेस इन फोरेंसिक्स, है ना? तो उसमें कई चीजें आ जाएंगी कि कैसे आप कौन कौन से क्रिमिनल केसेस में किस तरह से फाइंडिंग्स देख सकते हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं, क्या क्या नई मशीनरीज आ गई हैं, क्या कहते हैं हैंडी डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। जैसे पहली चीज तो मैंने बताई कि ल्यूमिनॉल एक स्प्रे होता है ना? और वैसे भी कई डाइज भी आती है, जैसे निनहाइड्रिन डाई आती है, सुडान ब्लैक डाई आती है, सुडान रेड ओ आती है। ये सब डाइज आती हैं जो कि अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं कि जिससे जैसे ल्यूमिनॉल इसमें होता है, जैसे आप जो पार्ट्स मैंने बताए अगर उस पर स्प्रे करेंगे तो वो निशान जैसे फिंगरप्रिंट्स है या लिप प्रिंट्स है वो विजिबल हो जाएंगे। अब तो फ्लोरेसेंट डाइज आ गई हैं, फ्लोरेसेंट पाउडर्स आ गए हैं कि आपको डाई लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप पाउडर ब्रश में लगाइए और उस जगह को हल्का सा करेंगे तो दैट विल फ्लोरिश, मतलब वो एक चमकीले तरीके से वो इम्प्रिंट दिखाई पड़ेगा। आफ्टर 1 month अगर पेशेंट आता है आफ्टर सो मेनी वॉश तब भी आएगा सर। सो मैनी वॉश का तो, लेकिन आप करके देख सकते हैं, हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये स्टडी इंडिया में तो नहीं हुई है, बाहर हुई है। उसमें एक आर्टिकल उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसमें बोला था कि आफ्टर 1 month जब उन्होंने बच्चे का देखा तो इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई से लिप प्रिंट्स मिल गए थे। डॉक्टर लिया सर, फॉरेंसिक वालों ने लिया था। किन ने लिया था? वो डॉक्टर ने लिया फॉरेंसिक था। वो जब वहाँ पर हॉस्पिटल गए थे, वो असल में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में स्टडी हुई थी लिप प्रिंट्स के ऊपर। तो उन्होंने नहीं सर, ये मतलब काम किसका है? फॉरेंसिक वालों का है, डॉक्टर का है? ये बता रहे हैं। डॉक्टर का MBBS और MD करते हैं जो मेडिकल ईयर करते हैं उनका काम। हाँ, तो उन्होंने ही किया। तो लिप प्रिंट से सर ब्रूजिंग हुई होगी तो वहाँ पर कुछ क्या हुआ था? कैसे 1 महीने तक? सर मैम उसमें मैंने एपिथेलियम के नहीं सर, लिप प्रिंट्स जो होते हैं ना, लिप प्रिंट्स में सर देखिए क्या होता है। मैं आपको पूरा बताता हूँ लिप प्रिंट्स के बारे में। जो लिप्स होते हैं, हम लोग के लिप्स में क्या होता है, ग्रूव्स एंड फरोज होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट आता है, तो फिंगरप्रिंट कैसे आता है? जब आप आधार पे जाते हैं, आधार कार्ड पे अपने फिंगर्स या थंब लगाते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाता है, या आपके मोबाइल फोन पे फिंगरप्रिंट का होता है। ये इस तरीके से बना है। सो व्हाट इज दिस? जो वाइट एरिया है ये क्या है? ये उभरी हुई नहीं सर, उभरी हुई लाइनें ये ब्लैक एरिया है, ये बीच में। हाँ। जो वाइट एरिया दैट इज द ग्रूव,
तो उसी तरह हमारे लिप्स पे भी ग्रूव्स और रिजेस होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सर, नींद हो गई? तो दीज आर द लिप्स पे भी ग्रूव्स और रिजेस होती हैं जो कि लिप प्रिंट्स बनाती हैं। आप कभी भी देख लीजिए, जैसे जो फीमेल्स होती हैं वो लिपस्टिक लगाती हैं, है ना? अगर सस्ती वाली होगी गांव की तो वो जब जाके जब कहीं अरे देखो मत हम उनको देख रहे हैं तो ये होना सस्ती वाली लगा। कोई भी ऐसी चीज है या इवन टिश्यू पेपर्स भी हुए तो उस पे अगर उन्होंने ऐसे किया या पोछा अपना लिप तो उस पे लिप प्रिंट्स आ जाते हैं, लिप मार्क्स आ जाएंगे। तो जब आप उसको गौर से देखेंगे ना, ये हाँ, जब आप उसको गौर से देखेंगे तो इस तरीके के मार्क्स आएंगे। कोई अगर लिपस्टिक लगाया होगा तो उसके जो मार्क्स होंगे वो इस तरीके से आएंगे किसी भी आइटम पे, है ना? और ये पता नहीं बड़ा हो पाता है दिखाता मैं तो ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ये क्या है? दिस इज द रिज। और जो बीच में जो रेड एरिया दिख रहा है दैट इज ग्रूव्स। तो इसी के ऊपर इतनी स्टडी हुई कि अब 2 साल पहले फॉरेन कंट्रीज में बोला गया कि इफ यू डोंट गेट अ फिंगरप्रिंट एंड इफ द लिप प्रिंट्स इज प्रेजेंट एंड इफ दे आर मैचिंग विद द सस्पेक्ट ही इज पनिशेबल। तो इस पे अभी इंडिया में काम चल रहा है। इवन मेरी भी पीएचडी में जो स्टडी थी वो इसी पे थी, लिप प्रिंट्स पे। सर 1 महीने बाद कैसे? वो तो ठीक है, मतलब बस वही पॉइंट कि 1 महीने बाद तक बचेगा कि नहीं बचेगा। 1 महीने बाद कैसे उनको मिला? हुआ ये था कि उन्होंने असल में 320 सैंपल्स लिए थे। 320 सैंपल्स में से सिर्फ 50 में उनको मिला। 320 सैंपल्स में से, मतलब 320 जो बच्चे उन्होंने स्टडी किए थे उसमें से खाली 50 बच्चों में उनको मिला, जिसमें से सिर्फ 10 बच्चों के थाइज में मिला। किसी के मिडिल पोर्शन में मिला, किसी के इनर एस्पेक्ट में मिला, किसी के जो नेक पे मिला, किसी के बैक पे मिला, जो 50 थे। बाकी लोगों का क्यों नहीं मिला? उन्होंने ये डिस्कशन में ये लिखा कि मे बी ड्यू टू द वॉशिंग, मतलब नहाते वक्त साफ कर लिया अच्छे से। नहीं कम मैम, अब ऐसे तो कुछ भी हम बोल रहे हैं। नहीं सर, तो वो ग्रोथ होगा लेकिन How एक can मिनट मैम ऐसा देखिए, देखिए अगर लिप प्रिंट्स आएंगे तो फिर सलाइवा भी आएगा, है ना? सलाइवा में क्या क्या होता है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा? सारी चीजें। अरे नहीं, सारी चीजें नहीं, क्या होता है पहले आप ये बताओ। कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा? खाली मैम दैट इज द टाइप, mucous saliva and serous saliva, that is the classification, but what is the composition? लाइसोजाइम वगैरह होता है। Ma'am, that is the enzyme which helps in the digestion. अच्छा, composition। अगर फोरेंसिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या क्या मिलेगा सलाइवा में? DNA। तो कहाँ से मिलेगा वो? अरे तो वो डीएनए कहाँ से मिलेगा सलाइवा में? कौन से सेल्स रहेंगे? अरे WBC, वो WBC कहाँ से है? अगर सलाइवा में WBC से हमने डीएनए निकाल लिया तो वो कहाँ से मिला? वो WBC कौन से सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे? अरे सलाइवा में आपके थूक में आप थूकेंगे ब्लड क्या पता कैसे मैम? नहीं सर, वी आर मेडिकल
अरे भाई डीजनरेटिव एपिथेलियल सेल्स रहते हैं कि नहीं? तो कौन सा एपिथेलियल? ये वाले एपिथेलियल थोड़ा ना। अरे जो एपिथेलियल रिन्यू सेल्स सर होंगे, जो ऊपर की सबसे जो ऊपर की लेयर होगी जो डीजनरेट कर जाती है, फिजिकल हाँ सर ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिन्यूअल होता है जब एपिथेलियम का, तो ऊपर के डीजनरेटेड सेल्स जो होते हैं वो सलाइवा में आ जाते हैं। वो सेल्स अगर आपके स्किन पे हैं तो मिल जाएगा। तो उनको जो मिला, जो सैंपल्स मिले उसमें उन्होंने जब उन्होंने 3 डाई इस्तेमाल की थी। एक तो ऑयल रेड, फिर सुडान ब्लैक एंड देन ल्यूमिनॉल स्प्रे, देखने के लिए कि किसमें से कितना ज्यादा सैंपल कलेक्शन आ सकता है ना। ये चीज मैम जो आप कह रही हैं ना, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी तो मेरा भी दिमाग घूम गया था। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज इलिटरेट, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। फिर जब पूरी जानकारी हो गई तब मैं मान गया। तो सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा के जो सेल्स होते हैं, सेल्स वो मिल गए। अब ये तो उन्होंने नहीं लिखा कि कितने सेल्स मिले। इवन आप जानती, एक सेल से भी हम डीएनए निकाल लेते हैं। इफ अ माइक्रोन सेल अगर मिल गया तो उससे भी हम लोग डीएनए निकाल लेंगे। सर तो क्या वो सेल्स का कुछ रिएब्जॉर्प्शन स्किन पे हो जाता है, कुछ होता है जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैम जब वो ऊपर चिपका रहा तो कौन सा एब्जॉर्प्शन कैसे हो गया? सर स्किन से भी तो सबसे बड़ा ऑर्गन तो स्किन ही है। स्किन ही है, स्किन है तो स्किन पे अगर चिपका है वो उनको मिला। अब मैं उनसे फिर या तो जो ऑथर से कहिए मैं पूछूं। नहीं सर मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, दिस इज गुड क्यों होता है? गुड, क्योंकि मैंने अब तक 400 आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें से खाली ही 2-3 स्टडीज हुई। तब तो नहीं पढ़ेंगे सर, इतना पढ़ने के बाद ले मतलब पढ़ेंगे तो कहने के लिए पढ़ेंगे भी जानकारी तो यूज करूंगी। है ना। नहीं मैम पढ़िए, दिस इज गुड थिंग। क्यों होता है? देखिए आज तक स्टडी नहीं हुई है, देखिए मैं दिस इज आउट ऑफ द कोर्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ लिप पे अभी तक स्टडी ज्यादा हुई नहीं। जिसने भी किया सबने ये देखा, लिप प्रिंट्स विद ब्लड ग्रुप, लिप प्रिंट्स विद डिजीज, लिप प्रिंट्स विद क्या कहते हैं डेंटल malformations, लिप प्रिंट्स विद मेडिकल कंडीशंस, इस पे स्टडीज हुई। लेकिन किसी ने पर्टिकुलरली अभी तक कोर डेप्थ में जाके लिप प्रिंट्स के ऊपर स्टडी नहीं की। जिसने भी किया क्लासिफिकेशन पे किया कि हमको कितने टाइप के मिले, तो मैंने भी वही बता दिया कि देखिए 5 टाइप के लिप प्रिंट्स होते हैं। लेकिन कोर स्टडी की लिप प्रिंट्स में कैसे कैसे क्या क्या चीजें पाई जा सकती है ड्यू टू फॉर फोरेंसिक एविडेंस। अगर कैसे जो डेड पर्सन अगर है तो उसके लिप प्रिंट्स क्या है, उसके लिप्स का कलर को चेंज हो जाता है, या डेड पर्सन में लिप प्रिंट्स कैसे पाए जाते हैं, ये तो लाइव स्टडी। लेकिन डेड पर्सन में क्या लिप प्रिंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तो उस पर अभी हुई नहीं स्टडी। बड़ा यूजफुल हो जाएगा फिर तो ये। मैम अगर ये हो गया ना इंडिया में तो सब खुल जाएगा। जितने सब खुल जाएगा खाली सब खुल जाएगा। जिसने किया है वो तुरंत पकड़ में आएगा, कहीं भी होगा। किसी को जरा सा डाउट होगा लिप प्रिंटिंग का। सर टेक्नोलॉजी एक स्टेज पे ऐसी हो जाएगी एडवांस कि जैसे ही लिप प्रिंट आएगा उसका आधार कार्ड हाँ, आ जाएगा। तो वही अरे ये हम लोग आज हंस रहे हैं, इफ आपके बाद वाली जो जनरेशन है ना वो नहीं हंसेगी। मैं बताऊं टेक्नोलॉजी बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज में, इवन क्या बता रहा हूँ मैं, फॉरेन कंट्रीज में देयर इज अ बैंक जिसमें जब वो जाते हैं, जब 18 साल का हो जाता है कोई बच्चा, तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का और उसका सब जो है पासपोर्ट वासपोर्ट सब बनता है। तो एट दैट टाइम क्या होता है, रेटिनल स्कैन दैट इज मैंडेटरी।
फिंगर स्कैन यानी फिंगरप्रिंट्स, दैट इज मैंडेटरी। पाम स्कैन मैंडेटरी। पैर का सोल का स्कैन, दैट इज मैंडेटरी। लिप प्रिंट्स मैंडेटरी। सर वहाँ डेंटल रिकॉर्ड से ही तो सारे क्राइम मोस्टली सॉल्व हाँ। होते हैं। डेंटल रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है। अनटिल एंड अनलेस इन सारे रिकॉर्ड्स अगर नहीं है तो वहां की गवर्नमेंट किसी को इशू नहीं करती। इवन अब क्या होने लगा है, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग अ डीएनए बैंक। वो क्या करते हैं, बाहर थोड़ा सा 1 ml ऑफ ब्लड लेते हैं, उससे WBC अलग करते हैं और डीएनए निकाल लेते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस भी होना जरूरी है। दे आर मेकिंग नाउ मैंडेटरी, अभी सब जगह कंट्रीज में मैंडेटरी नहीं हुआ है। डीएनए सीक्वेंस भी अब वो मैंडेटरी कर रहे हैं कि इफ द पर्सन इज कमिटिंग एनी क्राइम, और अगर कहीं क्राइम सीन पे उसका डीएनए और ये डीएनए जो हमारे पास मैच कर गया वो ब्लॉक कर देंगे हर चीज। यही तो माननीय प्रधानमंत्री लाए हैं वहां से कि सब चीजें एक ही जगह से जोड़ दो, ताकि एक चीज एंटर मारा, ब्लॉक हुई तो सब चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसीलिए तो ये चीज मिली थे। दूसरा मैं क्या बताया था, कैसे मिला वो, क्या लेटेंट लिम्फ प्रिंट्स। तो लेटेंट लिम्फ प्रिंट्स, एक तो पहले डाइस और ये ल्यूमिनॉल मैंने सोल्यूशन बताया। दूसरा अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में जानते हैं, यूवी रेज। तो किस कलर की दिखती है अगर डिवाइस होगा? Bluish color. ब्लू कलर की, ब्लू कलर की दिखती। तो अब जैसे कहीं फिंगरप्रिंट जैसे यहाँ पर हमने ऐसे रखा तो मेरे प्रिंट्स यहाँ आ गए। लोकार्ट्स प्रिंसिपल मालूम है? एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ये लोकार्ट्स का प्रिंसिपल है फोरेंसिक का। एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। तो मैंने अगर ऐसे रखा तो मेरा यहाँ पर प्रिंट्स आ गए, पर ये जो प्रिंट्स आए दिस इज नोन एज लेटेंट प्रिंट्स, यानी कि दिख नहीं रहे। तो क्या होता है कि यूवी डिवाइस आता है, अल्ट्रावायलेट डिवाइस आता है। तो जब अल्ट्रावायलेट डिवाइस से अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो वो प्रिंट्स दिखने लगेंगे। एक केस हुआ था, सुल्तानपुर का केस था, लेस्ट मर्डर केस था। तो हम लोग रात में गए थे। वो आईजी की चिट्ठी आई थी कि इसका रात में ही पोस्टमार्टम होना है, और क्योंकि वो केस बहुत फैल गया था। आई थिंक दलित लड़की थी, उसका था कोई केस। तो उस कंडीशन तो हम लोग को रात में फ़ोन आया कि नहीं आप लोग प्लीज़ जाइए वहाँ पर, एविडेंस कलेक्ट करके लाइएगा, उसके बाद बॉडी वहाँ पर तुरंत पोस्टमार्टम पे जाएगी। रात ही में करना था क्योंकि मीडिया बहुत उछल रही थी उस वक्त। तो मैं रात में गया था। तो वहाँ पर जब मैं गया बॉडी के बाद, वहाँ पर रूम में पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था वहाँ हम लोग गए, वहाँ बॉडी खोली गई, वहाँ सब डॉक्टर्स थे। तो उसको हम लोग जब ऐसे देख रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैम 1 मिनट रुक गई, मैं ज़रा देखता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बिकॉज इफ दिस इज़ अ सेक्सुअल असॉल्ट केस है, लस्ट मर्डर है, कुछ ना कुछ तो फाइंडिंग जरूर होंगी। ओके डॉक्टर, यू कैन गो। तो मैंने क्या कि मेरे पास डिवाइस था वो यूवी वाला, तो मैंने उसको पूरा स्कैन किया। इट टुक फॉर 45 मिनट्स मुझे स्कैन करने में, एक एक कोना करने में समझिए 20-25 मिनट बाद मेरे को उसके लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर बाइट मार्क्स दिखाई। तुरंत नहीं दिखा। वो स्कैन कर रहे थे ना, तो जब वहाँ पर आया लाइट में कोई डिवाइस हो आप इसमें लगा के देखेंगे। तुरंत कैसे आते हैं? जो The जैसे body, स्लैब the से body सीमेंट का has देखते been, हैं। the body has been formed. Rigor mortis भी तो कोई चीज होती है, degeneration भी तो होता है कोई चीज। Sir, I was under the impression कि लाइट का कोई सोर्स होगा जिससे देख रहे होंगे। मैम वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर 25 मिनट जब वो लाइट में ऐसे जो यूवी लाइट डिवाइस था
सर से लेके उसको लगा रहा था, नेक तक तो कुछ नहीं मिला। इवन बाइट मार्क्स भी बिकॉज ऑफ डिजनरेशन बॉडी फूलती है कि नहीं फूलती है, फूलेगी कि नहीं फूलेगी ना, इवन बाइट मार्क्स भी स्ट्रेच कर गए थे, उस कंडीशन में वो भी नहीं दिख रहे थे, तो वो यूवी लाइट में दिखे। तो उस वक्त क्या किया हमने तुरंत, मैंने क्या कहते हैं बटर पेपर निकाला है ना, और उसके ऊपर मैंने वैसलीन लगाई, और थिन कोट ऑफ वैसलीन, ओनली 1 लेयर, उसको लगा के एकदम प्रेस कर दिया। अगर बाइट मार्क्स हैं तो देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, जाहिर सी बात है। अगर आप ऐसे करेंगे तो टंग भी तो आएगी, टंग की वजह से सलाइवा भी तो आएगा। तो फिर मैंने तुरंत बटर पेपर पे हल्की सी एक कोट वैक्सीन डाली, उसके ऊपर प्रेस करके उसको जाके एविडेंस उस पर दे दिया। एविडेंस वाले लिफाफे होते हैं उसमें करके दे दिए। बाद में हमने उसको भेज दिया लैब में लखनऊ आके। सर कितने दिन तक सलाइवा हम लोग डिटेक्ट करते हैं बॉडी पे? मैम अगर बॉडी अगर बंधी हुई रखी है तो आप किसी भी वक्त जाइए, अगर वो डिजनरेट नहीं हुई, मम्मीफिकेशन अगर स्टार्ट नहीं हुआ, मम्मीफिकेशन तो भी बाद में ही होता है। बहुत बाद की बात है वो, आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि विद इन अ मंथ मम्मीफिकेशन पुट्रिफिकेशन अगर पुट्रिफिकेशन से मैम देखिए, अगर सलाइवा ट्रेसेस मिलेंगे भी आपको तो आपको कहाँ से मिलेंगे? सरफेस से ही तो मिलेंगे, है ना, और कहीं से तो मिलेंगे। तो फिर तो ऐसी कंडीशंस आ जाए तो हम लोग ने वहाँ जाके लिया था केस। बाकी सब जो जो अलग अलग थे, उन्होंने किसी ने ब्लड लिया था 5 ml ऑफ ब्लड, और भाई किसी ने जो भी फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो सब पिक्चराइजेशन हुआ, सब वीडियोग्राफी हुई, सब लिवर देखा गया, जो होता मेरा जो काम था मैंने कर लिया। सर लुमिनेंस जो है अंधेरे में देख सकते हैं कि लाइट में? नहीं, लाइट में देख सकते हैं। में देख सकते हैं। अब कुछ ध्यान नहीं था तो मैं ले आता, मेरे पास मेरे कैंसर लैब में रखा हुआ है वो डिवाइस, तो मैं ले आता हूँ। तो उससे जैसे मैं अभी किसी के भी जैसे मैं अभी है मेरा देखिए अभी एक फेड हो रहा है बाइट मार्क, लेकिन अगर कोई ऐसे देखेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। आप अगर किसी बॉडी पे कोई बॉडी है तो उसके ऊपर ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, बट वो यूवी लाइट सोर्स अगर उसको रन करेंगे उससे दिखाई पड़ जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए कोई भी फाइंडिंग्स आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, आइदर विजिबल और इनविजिबल। आप समझ रहे हैं ना, कोई भी फाइंडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑटोप्सी और जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं सेक्शन पेपर वो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा एक किसी फाइंडिंग से आप बच सकते हैं। एक केस ऐसा और हुआ था, गांव का केस था, काफी साल पहले, आज से 8 साल पहले की बात है। गांव में एक ढाबा था, तो वहाँ एक लड़का काम करता था, ही इज जस्ट ऑफ 12 इयर्स। तो गांव में तो होता है ना, लड़के ही काम करते हैं, तो वो वही हुआ है, वो तो सस्पेक्ट को बचाएगा ही बचाएगा किसी भी तरीके से, बट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वकील को बॉडी के बारे में नहीं मालूम। We can only judge and we can only give the judgment. Every part of the body speaks its own language. है कि नहीं? होता है कि नहीं? कैसे? ये मेडिकल में है कि every part of our body speaks its own language. स्किन, आप स्किन देख के बता देंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी की स्किन अगर येलो कलर की है तो द फर्स्ट थिंग कम्स टू आवर माइंड इज अनीमिया, सेकंड जॉन्डिस, थर्ड लिवर फेलियर। तो फिर होंठ, अगर हमारे जो होंठ है अगर सिकुड़े हुए हैं तो फर्स्ट थिंग कम्स टू आवर माइंड इज डिहाइड्रेशन। Second thing comes to our mind is any problem, diseased person. Third thing, he or she may or may not be suffering from or may be suffering from OSMF.
OSMF क्या होता है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, है कि नहीं? दूसरा आंख, आंख देख के आप बता देंगे इफ द प्यूपिल्स आर डायलेटेड देन drugs. Drug, alcoholic या some Alcoholic. intoxication. फर्स्ट थिंग कम्स टू अल्कोहल. दूसरा Cannabis. ड्रग अब्यूजर, Any drug abuse. एनी ड्रग Any drug. ठीक है. जैसे टीथ है, कभी कभी टीथ में डिस्कलरेशन हो जाता है जिंजावल एरिया पे, येलो कलर का. मैंने ये केस देखा था अपने MDS करने के टाइम पे. एक दवाई दे दी जाती थी पहले, टेट्रासाइक्लिन. Causes the yellowish discoloration. Yellowish discoloration of the tooth, uniform yellowish discoloration. फिर so every part of the body speaks its own language. वो आपको बताएगी. तो इसीलिए जल्दबाजी में कभी मत करिए. मैंने UPFSL में 2015 में एक फॉर्म दिया था यहाँ पर बना के खुद ही, कि ये फॉर्म उस टाइम डॉक्टर SD उपाध्याय थे डायरेक्टर. तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अमरीश तुम यार एक फॉर्म बनाओ, इसको हम उसमें डालेंगे पोस्टमार्टम के लिए, ओरल डायग्नोसिस का, ओरल फाइंडिंग्स का. मैंने 8 पन्ने का पूरा बनाया था कि क्या क्या आपको देखना है उसमें, कैसे कैसे पता करेंगे, क्या क्या ओरल फाइंडिंग्स होगी पूरा, वो मैंने बनाया था. अब देखिए वो आपने केस किया था जो ऑटोप्सी, उसमें हम ब्लड फाइंडिंग के इसके लिए जो ब्लड लिखा हुआ था पंचनामा में स्पेन किया गया, तो उसका हाँ तो होता है भाई. इसलिए तो मैंने बोला कि बहुत ओरली तो आप भाई जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो ओरल देखना चाहिए. जैसे आफ्टर डेथ देयर इज अ ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, वो क्यों हो जाता है? अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो उसके सलाइवा अपने आप निकलने लगता है. तो व्हाई दिस इज, व्हाट इज द कॉज? सैलरी ग्लैंड में कैसा Congestion होता है. नहीं मैं कंजेशन से कैसे हो जाएगा? अरे कोई चीज होता है ना, Salivary gland से वो निकल रहा है और सैलरी control ग्लैंड से कुछ तो है होता है, लेकिन क्या होता है? अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपको बता दूंगा जाइगोट मोर्टिस को क्या होता है. एक वन वर्ड बता दीजिए मसल्स का. अरे नहीं, स्टिचनिंग इज अ कॉन्ट्रैक्शन. तो आफ्टर डेथ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द सलाइवरी ग्लैंड, तो जिसकी वजह से सलाइवा ड्रूल करने लगता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो बस. तो अब अगर वो रेड कलर का निकल रहा है तो पहले आप ओरल म्यूकोसा या ओरल कैविटी चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ खाए पिए हो उसी वक्त मर गए हो. क्यों निकल रहा है रेड कलर का सलाइवा? जैसे सर ने बताया ना कि उसमें गुटखा था, कोई पॉइजनिंग हो सकती है, उसकी Poisoning? वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, which came out. ब्लीडिंग के केस में भी होता है. ट्रॉमा जैसे गिरा हो और एक साइड अंदर की तरफ चोट लग गई, Trauma हो गया उसकी वजह से. उसकी वजह से डेथ हुई. लेकिन सर उस वक्त क्या होगा? ब्लड निकलेगा तो ब्लड अगर कहीं से निकलेगा तो जम जाएगा. जम जाएगा. उसके बाद अगर सलाइवा निकलेगा तो ब्लड वाला नहीं निकलेगा. फिर ये चीज मैं बता रहा था कि देखिए ये सब चीजें आपको तो ध्यान में रखनी. ये नहीं कि हाँ बस गए और फटाफट फटाफट उसका यार भर दो. वो आया चपरासी, उसने जो आरी निकाली और पीरा, यार देखो दूसरा प्रिजर्व कर दिया और खत्म किया. ये नहीं करना है कि नहीं? इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई भी चीज हो छूटनी नहीं चाहिए. सर ये ऑटोप्सी में जो डेंटिस्ट लिखा है ना अपर लोअर कुछ करके अपर एंड लोअर टूथ, हाँ वो कितना मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ऊपर और नीचे 18 होते हैं भाई. 18 और 18 काउंट करके अपना 36 हो गए. लेकिन होते कितने हैं? 2 है.
मैंने बोला 18 टर्न हुए, हाँ। अरे भाई 16 होते हैं भाई, 18 मत बोल दीजिएगा नहीं तो गजब हो जाएगा। 16 दांत होते हैं, वो पूरे गिनने पड़ते हैं। बट इन द केस ऑफ चाइल्ड, जैसे मैंने जब शुरू में बताया था, तो अगर 8 से 12 साल का है तो उसमें मिक्स डेंटिशन एज होती है वो, तो उसमें आपको देखना है कि डेसिडुअस कितने हैं और परमानेंट कितने हैं, तो देखना पड़ता है ना, क्योंकि डेसिडुअस टीथ टोटल कितने होते हैं 20, है ना, 5 इन ईच क्वाड्रेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बायलैटरल 2 हाफ, है ना, लेकिन जो जॉ होता है, जो टीथ होते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो सेंट्रल इंसाइजर टू मोलर, सेंट्रल इंसाइजर टू मोलर, फिर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर टू मोलर, इस साइड राइट सेंट्रल इंसाइजर टू मोलर। तो बच्चों में ईच क्वाड्रेंट में 5-5 आएंगे, तो 4 क्वाड्रेंट हो गए तो 20 टीथ हो गए। वही समझाते हैं कि बाकायदा मार्क बना करके लिखते हैं मुझे। हाँ, मार्क बना के ही लिखना होता है, नहीं तो जो FDI सिस्टम है, फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनल का, उसमें नंबरिंग की गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 1, फिर 2, फिर 3, देन 4। तो वो तो खैर आप लोग उससे मत करिए, दैट विल फॉर यू इट विल बी कंफ्यूजिंग। आप खाली प्लस का निशान ऐसे बनाइए, और जो दांत मिसिंग है, जैसे 4th मिसिंग है, तो 4th हुआ फर्स्ट प्रीमोलर, 1, 2, 3, 3rd कैनाइन हो गया, 4th हो गया फर्स्ट प्रीमोलर। तो आप उसमें लिख दीजिए, ऐसे प्लस का साइन बनाया, 4 लिखा, जिस साइड का भी राइट चाहे लेफ्ट, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, और लिख दिया मिसिंग, है ना। असल में वो तो लिखेंगे भाई, अगर एडल्ट का है तो वो तो जाहिर सी बात है कि दैट इज परमानेंट, बच्चे में है तो लिखेंगे 4 और M का मतलब हुआ मिसिंग, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड का यानी मैंडिबल का लेफ्ट साइड का 6th टीथ, तो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट मोलर। आपने इसमें देखा कि इसमें गड्ढा बना हुआ है, कैविटी है कोई, तो आप इसे लिखेंगे D, दैट मीन्स डिकेड, ठीक है, डिकेड। राइट साइड का आपने देखा 7th, यानी इधर 7th मीन्स सेकंड मोलर, इसमें आपने देखा कोई फिलिंग है, चाहे सिल्वर फिलिंग हो, चाहे टूथ कलर फिलिंग हो, कोई भी फिलिंग हो, तो आप लिख देंगे F, तो इसे कहते हैं फिल्ड टीथ। तो इंडेक्स होता है जिसे कहा जाता है DMF इंडेक्स, यानी डिकेड मिसिंग और फिल्ड टीथ, तो पूरा इंडेक्स का नाम है DMFT। DMFT इसको कहते हैं, यानी डिकेड मिसिंग और फिल्ड टीथ, ठीक है। तो जब आप देखें तो जरूर ये लिखना है कि हाँ डिकेड है, कि मिसिंग है, कि फिल्ड है। अगर आपकी फाइंडिंग हुई कि कोई टीथ टूटा हुआ है यानी फ्रैक्चर्ड है, तो आप लिख देंगे कैपिटल F स्मॉल r, दैट मीन्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का निशान बना दे तो मैम ओवरलैपिंग ओनली इन द केस तभी होती है जब कोई टीथ निकल रहा होता है और आगे वाला डेसिडुअस टीथ रिटेन है ना, ओवरलैपिंग तभी होती है, और वो होती है मैंडिबल। मैंडिबल में इरप्शन सीक्वेंस जब होता है, हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो डेसिडुअस टीथ के पीछे से निकलते हैं, मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ, है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि डेसिडुअस टीथ ढीला हो रहा होता है और परमानेंट टीथ निकल रहा होता है। तो जब क्राउन छोटा होता है तो हाँ, तो उस टाइम के नहीं ये चाहे कोई भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड यही है सीक्वेंस।
मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ जो होते हैं, परमानेंट टीथ, जब वो इरप्ट होते हैं तो वो डेसिडस टीथ के पीछे से ही इरप्ट होते हैं. दिस इज द लाइन ऑफ इरप्शन, पाथ ऑफ इरप्शन. क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप बच्चों के दांत देखिएगा, एक तो छोटे होते हैं और बीच में स्पेस होती है ना? वो क्यों होती है? वो स्पेस क्यों होती है? जैसे दिस इज अ फिजियोलॉजिकल स्पेस, वो तो नेचर ने दिया है उनको टू अकोमोडेट द लार्जर परमानेंट, ताकि जो बड़े दांत हमारे पीछे से परमानेंट टीथ आ रहे हैं उनके लिए जगह रहे. और जो जॉ साइज छोटे हो जाते हैं तो देखा होगा कुछ बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं या ऐसे एक ऊपर एक है ना, तो उस कंडीशन में. लेकिन जो फुल ओवरलैपिंग जो ऐसे होती है वन बिहाइंड द अदर, दैट इज ड्यूरिंग द इरप्शन, है ना. ABFO स्केल, ABFO स्केल आती है, वो L शेप में होती है. सर ये ले लीजिएगा, मैं यहीं पर छोड़ जा रहा हूँ, सेमिनार आप ले लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई बात नहीं. ABFO मतलब होता है अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी. उन्होंने ये स्केल बनाई थी जिसमें बाइट मार्क्स मेजर करने होते हैं. आप मेजर भी कर सकते हैं इसको और तब लिख सकते हैं. ये ABFO स्केल होती है ये, तो उससे हम लोगों ने लिखा था. तो इंसाइजर्स का जैसे मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर होता है, कैनाइंस का ट्रायंगुलर होता है, प्री मोलर्स प्लस मोलर स्फेरिकल या पॉइंट शेप. ठीक है. अब डिपेंड्स अपॉन अट्रीजन. अट्रीजन क्या होता है? अट्रीजन होता है कुछ लोगों को दांत देखोगे वो बिल्कुल घिसे होते हैं, है ना, ऊपर से. तो ऊपर से मतलब ये होता है दैट इज द नोन एज ऑक्लूजल सरफेस. ऑक्लूजल सरफेस मतलब चबाने वाली. तो चबाने वाली सरफेस से जो दांत अट्रीजन हो जाता है, मतलब वो जो घिस जाते हैं, तो उसको कहते हैं फिनोमेना. उस फिनोमेना को कहते हैं अट्रीजन. ठीक है. तो अगर अट्रीजन होगा तब भी मार्क रेक्टेंगुलर आएगा लेकिन थोड़ा ब्रॉड आएगा. और अगर नुकीले होंगे मतलब पूरे के पूरे दांत अच्छे होंगे तो देयर विल बी अ फ्रिंज रेक्टेंगुलर शेप. जैसे ये ड्रैग मार्क्स फ्रॉम द अपर, यानी लैसिरेशन था, ऐसे ऐसे किया तो जब आप पकड़े किसी कोई चीज खींचेंगे तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स आते हैं लैसिरेशन के या ड्रैग मार्क्स वो मैक्सिलरी टीथ के आते हैं, क्योंकि नीचे वाला जबड़ा पकड़ने के काम आता है ज्यादा, है ना. और वो लिप्स वाली पिक्चर कौन आप लिप्स की पिक्चर. हाँ हाँ देखिए. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. ऊपर आता है. अरे ये तो पैपिलोमेटस ग्रोथ है ना. ये फिजिकल ट्रॉमा का है. देख रहे हैं होंठ फट गया, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? होंठ फट गया और ये जिंजावा में भी स्वेलिंग आ गई. अच्छा ये स्वेलिंग आई है जिंजावा में. एक चीज बता दूं, जो ट्रॉमा की स्वेलिंग होगी वो किसी फोकल एरिया पे होगी, है ना, पूरे में नहीं होती. पूरे में अगर स्वेलिंग आ गई तो व्हाट इज नोन एज कोई डिजीज है, या तो पेरियोडोंटाइटिस है, दूसरा एक डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी. और एक और उसमें फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर्स जो होते हैं कोलेजन फाइबर्स बढ़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं. उसकी वजह से भी मसूड़े एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं. हाइपरट्रोफी CML है. जबरदस्त है वो, सबको थोड़ा कैंसर हो जाएगा. अरे उसको कहते हैं एलिफेंटियासिस जिंजाइवा या फाइब्रोमेटोसिस जिंजाइवा.
उस कंडीशन में भी बढ़ जाता है तो उसमें जनरलाइज्ड होगा, फोकल नहीं होगा। ठीक, उसको मारा था वहीं पर लिप्स भी ट्रॉमेटाइज है और जो ये जिंजावा में भी स्वेलिंग होगी। फिर दिस इज द केस ऑफ ओरल सेक्सुअल अब्यूज। पेटिकियल देख लीजिए, एट द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, सर ये अगर किसी को ये मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, शेयर कर देंगे तो ये आप दे दीजिए जी, खत्म हो गया। हाँ।